नमस्कार, मैं सजनपाल मील एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में। और जो आज का हमारा टॉपिक है वह है 1857 की क्रांति या 1857 का संघर्ष। ठीक है, देखो 1857 की क्रांति है या जो संघर्ष है ये एक सबसे पहला खुला संघर्ष था, खुला विद्रोह, क्योंकि इससे पहले कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ किसी ने भी इस प्रकार का विद्रोह नहीं किया था। ठीक है, इसके परिणाम भी भयंकर हुए, कुछ तब्दीलियां भी हुई इसके बाद में, लेकिन परिणाम बाद में सबसे पहले वो कौन सी घटनाएं थी या कौन से कारण थे जिनके कारण 1857 का संघर्ष हुआ। देखो, कोई भी इतिहास में घटना होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य होते हैं। इसी प्रकार 1857 की जो क्रांति उसके पीछे भी कुछ कारण थे। वो कारण क्या थे अभी देखो उनको समझते हैं। सबसे पहले आर्थिक कारण। ठीक है ना, देखो जब अंग्रेज भारत आए थे तो ऐसा कोई भी वर्ग नहीं था जो उनसे दुखी नहीं था। सभी वर्ग हैं वो उनसे दुखी थे, चाहे किसान हो, चाहे जमींदार हो, चाहे कोई नौकरी पेशे वाला व्यक्ति हो या कोई भी उद्योगपति हो, सब अंग्रेजों से क्या थे, परेशान थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की नीतियों के कारण भारत के जो कुटीर उद्योग और या फिर जो वृहत उद्योग धंधे थे ना, वो सारे नष्ट हो गए थे, चौपटे हो गए थे, जिनके कारण व्यापारियों में और आम लोगों में क्या था, असंतोष था। अब देखो असंतोष क्यों था? केवल उद्योगपतियों में नहीं, जनता में भी। जनता में इसलिए क्योंकि उद्योग धंधे चौपट हो गए। पहले देखो जो निर्माण होता था, वस्त्र निर्माण वगैरह, वो घरेलू स्तर पर होता था। घर घर में हथकरघे वगैरह पाए जाते थे और जहां पर कपड़े की बुनाई वगैरह होती थी। ठीक है, लेकिन इन सारी जो हथकरघे वगैरह है, सारा सिस्टम में क्या हो गया, चौपट हो गया, क्योंकि बाहर से आने वाला जो वस्त्र था वो अत्यधिक क्या होता था, आकर्षक और सस्ता होता था, जिसने क्या है हमारे जो जितने भी उद्योग धंधे उनको चौपट कर दिया, जिससे यहाँ के लोग उनसे नाराज थे। तो सबसे पहला तो कारण क्या हो गया, आर्थिक कारण। ठीक है, तो देखो आर्थिक कारण में यही है कि हमारे उद्योग धंधे हैं, जितने भी हमारा व्यापार वगैरह था, अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। इसके बाद में दूसरा जो कारण आता है वह है हड़प नीति। हड़प नीति क्या थी? देखो, एक अंग्रेजी अधिकारी था जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। याद रखना नाम है, क्या नाम था, लॉर्ड डलहौजी। अब जो लॉर्ड डलहौजी है उसने एक विलय नीति अपनाई थी, जिसको अपने हड़प नीति बोलते हैं। वैसे तो इसका नाम था विलय नीति। ठीक है, इसको अपने क्या बोलते हैं, हड़प नीति भी बोलते हैं। तो देखो ये जो हड़प नीति थी, इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर किसी, अगर मान लो कोई भी साम्राज्य है, जो राज्य है उसमें राजा की क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, और कोई वारिस नहीं होता था, रानी के कोई संतान नहीं होती थी। ठीक है ना, तो अंग्रेज उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। इसको लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति बोलते थे, और भारतवासी इसे बोलते थे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। इस नीति के अंतर्गत देखो अंग्रेजों ने कौन कौन से राज्य थे जिनको मिला लिया था। वो राज्य थे, देखो यहां लिख रहा हूं मैं, नागपुर, हड़प नीति है ना, इसके आगे लिख देता हूं, नागपुर, झांसी और सतारा। ये ऐसे राज्य थे जिनमें वारिस नहीं था, संतानें नहीं थी, इसलिए अंग्रेज है अपना साम्राज्यवादी जो इनकी नीति थी उसके अंतर्गत इन राज्यों को अपने राज्य में हड़प लेते थे या मिला लेते थे, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेते थे। ठीक है, तो ये भी कारण था, हड़प नीति भी। फिर है सामाजिक कारण। तीसरा कारण कौन सा है, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण देखो क्या था, अंग्रेज हैं वो भारतीयों को तो तुच्छ समझते थे। ठीक है ना, भारतीय जो थे उनको समझते थे हीन और तुच्छ, और अपने आप को वो सर्वश्रेष्ठ समझते थे। मतलब अंग्रेज तो सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी भारतीय वो क्या हैं, तुच्छ हैं। ठीक है, भारतीयों में रोष इस बात का था कि देश हमारा, धरती हमारी, ठीक है, और तुच्छ भी किसको समझा जाए, हमको ही समझा जाए। अंग्रेज जो दूसरे देश से आए थे अपने आप को श्रेष्ठ और हमको क्या समझ रहे थे, तुच्छ। और भारतीयों के जो संस्कृति है उसकी वो क्या करते थे, अवहेलना भी करते थे और उसका मजाक भी उड़ाते थे। ठीक है, जिस प्रकार हमारी संस्कृति है, देखो मंदिर में हमें चप्पल और जूते
जो हमारे धार्मिक स्थल है वहां पर हम क्या है, चप्पल और जूते उतार के जाते हैं। तो इस पर अंग्रेज है वो हमारा उपहास उड़ाते थे, क्योंकि जो इनके जो चर्च वगैरह होते हैं अंग्रेजों के, उसमें जूते पहन के जाते हैं। ठीक है, तो अंग्रेज हमारा क्या उठाते थे, उपहास उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे कि ये देखो अनपढ़ गंवार है, धार्मिक स्थलों हैं उनमें भी क्या है, जूते वगैरह नहीं पहन के जाते, नंगे पैर जाते हैं। एक बार तक तो यहां भी हो गया था कि एक मुकदमा चल रहा था किसी व्यक्ति पर, क्रांतिकारी पर, जिसमें अंग्रेजों ने दलील दी कि जो भी पूज्य होता है या जो अपने से बड़ा होता है उस स्थान पर ये क्या है, जो भारतवासी हैं वो जूते चप्पल उतार के जाते हैं। तो ये अदालत है, ये भी बहुत बड़ी सम्माननीय जगह है, तो यहां भी इनको क्या है, जूते और चप्पल उतार के आना होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार की क्या है, ये अपमान और भारतीयों का तिरस्कार वगैरह करते थे। तो ये कौन से कारण में आते हैं, सामाजिक कारण में। कई हमारे मेले और त्योहार है वो तो इन्होंने क्या करवा दिए थे, नष्ट करवा दिए थे। इससे भी लोग क्या थे, दुखी थे। जिस प्रकार समाज में देखो, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ बढ़िया कार्य भी करवाए, जैसे सती प्रथा है उस पर पाबंदी लगवा दी इन्होंने। इसी अलावा देखो विधवा विवाह उसको पुनः शुरू करवाया इन्होंने। यहाँ पर विधवा जो महिला हो जाती या लड़की है जो विधवा हो जाती थी, उसका दोबारा ब्याह शादी नहीं होती थी उसकी। ठीक है ना। लेकिन देखो 1856 में विधवा विवाह इसको इन्होंने क्या करवाया, पुनः प्रारंभ करवाया। कुछ ऐसे अच्छे सराहनीय कार्य भी गए थे, लेकिन लोगों ने इनका भी विरोध किया था। भारतवासियों ने इनका विरोध इसलिए किया क्योंकि भारतवासियों को ऐसा लगता था कि हमारी जो धार्मिक और सांस्कृतिक है जो जीवन है उसको अंग्रेज तहस नहस करके और यहाँ ईसाईकरण करने की सोच रहे हैं। यानी कि यहाँ के लोगों को कौन से धर्म को अपनाने के लिए मतलब मजबूर करना चाहते हैं, ये ईसाई धर्म। लोगों को लगता था कि धीरे धीरे जो अंग्रेज है ना वो हमको ईसाई बना देंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ सेना में भी और वैसे भी जो सरकारी जो कर्मचारी होते थे उनमें एक और थी, देखो कि जो सैनिक है वो ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता था, ईसाई बन जाता था, जो चर्च वगैरह में जाने लग जाता था, तो उसको ये ज्यादा मतलब फैसिलिटी देते थे, ज्यादा सुविधाएं देते थे। तो लोगों को लगता था कि इस प्रकार बहला फुसला कर पूरे भारत की जो संस्कृति है और जो हमारा सामाजिक जीवन है इसको ये क्या कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे। तो ये हो गए सामाजिक कारण। अब देखो जो 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा कारण था वो था सैनिक कारण। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी अफवाहें फैली थी कि सैनिकों को जो राइफल दी जा रही है उसके अंदर जो मतलब कारतूस हैं उनके ऊपर गाय और सूअर के मांस है उसकी क्या लगाई जा रही है, चर्बी लगाई जा रही है। इससे भी देखो जो सैनिक हैं वो आक्रोशित हो गए। और सैनिक कारण क्या थे, देखो जो भारतीय सैनिक थे उनको अंग्रेज, देखो दो प्रकार के सैनिक थे उनके पास, एक तो भारत के और एक ब्रिटेन के। ठीक है, जो उनके मूल देश के थे। तो उनके जो सैनिक थे उनकी जो तनख्वाह थी वो भी भारतीय सैनिकों से क्या थी, ज्यादा थी। ठीक है, उनको रहने के लिए अच्छे अच्छे बैरक या कमरे दिए जाते थे, जबकि भारतीय सैनिकों को तंबू में रहना पड़ता था। ठीक है, भारतीय सैनिक चाहे कितना भी बड़ा अफसर हो, उसको अगर एक नॉर्मल सिपाही है, अंग्रेजी से जो सैनिक है नॉर्मल सिपाही है, तो उस नॉर्मल सिपाही को भी सलूट मारना पड़ता था भारत वाले सैनिक को, चाहे वो भारत वाला कितना बड़ा अफसर हो। तो इस प्रकार की जो दोहरा व्यवहार था, ठीक है ना, जो सैनिकों के साथ किया जाता था वेतन के मामले में। फिर जो अर्जेंट या फिर कुछ मतलब महत्वपूर्ण ऑपरेशन वगैरह होते थे, ऑपरेशन यहाँ पर वो डॉक्टर वाले नहीं होते। ठीक है ना, क्रांति का मतलब जो आतंकी गतिविधियां हैं या फिर जो मतलब जैसे अपने अंग्रेज तो उनको आतंकी बोलते थे, अपने उनको क्रांतिकारी वगैरह बोलते थे। तो ऐसे जो ऑपरेशन या ऐसे जो गतिविधियां होती थी उनमें भारतीय सैनिकों को नहीं ले जाया जाता था, क्योंकि भारतीय सैनिकों पर विश्वास नहीं करते थे वो। तो ये भी क्या है, एक हीन भावना का कारण बनी। तो ये थे सैनिक कारण। तो देखो 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के कारण क्या क्या थे, आर्थिक कारण है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, सामाजिक कारण और सैनिक कारण। ठीक है, ये तो थे कारण। कई बार देखो कारण पूछ लेते हैं कि 1857 की क्रांति के कारण बताइए, तो अपने को ये सारे कारण इनकी जो वर्णन है उसके समेत करना है। अब देखो घटनाएं, एक प्रश्न आता है 1857 की क्रांति की घटनाएं क्या थी या विस्तार बताइए। तो अब आपको ध्यान से देखो, देखना है ये जगह यहां पर क्या है, 1857 की जो क्रांति है उसकी नींव रखी गई थी, यानी कि उसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। ठीक, उत्तर प्रदेश में। तो देखो
क्या तय किया गया, यहां तय किया गया था कि हम 31 मई 1857 को एक साथ क्या है अंग्रेजों के ऊपर टूट पड़ेंगे और एक ऐसा मतलब आक्रमण करेंगे कि अंग्रेजों से जो सेना है वो क्या तहस नहस हो जाएगी और भारत है वो क्या है आजाद हो जाएगा। ठीक है, तो यहां ये क्रांति का मतलब ये योजना बनाई गई और इसमें देखो इस क्रांति का एक प्रतीक भी रख दिया गया, रोटी। कई बार प्रश्न आ जाता है, देखो 1857 की क्रांति एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक से छोटे से लेके बड़े एग्जाम तक जरूर प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, रीट हो, या फिर पीटीईटी एग्जाम हो, या आईएएस लेवल का भी एग्जाम हो, उसमें भी देखो इस जो टॉपिक से एक प्रश्न जरूर आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो बहुत बार देखो ऐसा प्रश्न आता है कंपटीशन एग्जाम में कि 1857 की जो क्रांति हुई थी ना उसका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, रोटी। ठीक है ना, एक बार राजस्थान पुलिस में पूछ लिया गया यही प्रश्न कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो उसमें रोटी की जगह चपाती दे दी, तो कई लोग कंफ्यूज हो गए भाई ये चपाती क्या है, तो रोटी को ही चपाती बोलते हैं। ठीक है ना, तो रोटी या चपाती। ठीक है, ये क्या थी 1857 की क्रांति का प्रतीक। अब देखो 1857 की क्रांति का सूत्रपात है वो कहां से होता है, ये एक जगह है जिसको बोलते हैं, ये राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहां पर एक छावनी है जिसका नाम है बैरकपुर, बैरकपुर। ठीक है, देखो सामने देखना, पश्चिम बंगाल में छावनी है कौन सी, बैरकपुर। अब यहां पर बटालियन थी जिसका नाम था 34वीं बटालियन। ठीक है ना, एनआई, 34वीं एनआई बटालियन। ठीक है ना, एक यहां थी एक ये थी, चार प्रमुख मतलब इसमें बटालियन थी। तो देखो 34 एनआई, एनआई का मतलब होता है नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है ना, 34 एनआई। और इस बैरकपुर छावनी की 34 एनआई बटालियन का एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था इसका, मंगले पांडे। ठीक है, पांडे कौन होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। ठीक है ना, तो ये ब्राह्मण था। इसको किसी व्यक्ति से ये पता चला कि आप जो मतलब कुछ लोग तो कह रहे हैं, इतिहासकार कुछ तो कहते हैं कि ये अफवाह फैलाई गई थी मतलब क्रांति करवाने के लिए, मतलब विरोध करवाने के लिए या विद्रोह करवाने के लिए, और कुछ कहते हैं वास्तविक थी। तो देखो इसमें क्या किया गया, ये अफवाह फैलाई गई कि जो हथियार दे रहे हैं उनको, जो कारतूस दे रहे हैं उनके ऊपर गाय का और सूअर की चर्बी का लेप किया गया। अब देखो अफवाह भी एक सोच समझ के फैलाई गई थी अगर ये अफवाह थी, क्योंकि गाय की जो चर्बी है, अब गाय को देखो माता का दर्जा हिंदू धर्म में दिया गया है ना, तो गाय का नाम ले देंगे तो कौन भड़क जाएंगे, हिंदू, और सूअर का नाम लेंगे तो भड़क जाएंगे मुसलमान। तो दोनों धर्म के लोगों को भड़काने के लिए क्या किया गया था, ये अफवाह फैलाई गई थी ताकि दोनों हिंदू और मुसलमान सभी भारत में मिलकर और अंग्रेजों का क्या कर दें, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष कर दें। तो देखो यहां पर कौन सी ये बटालियन थी, 34वीं एनआई। आई बात समझ में। अब देखो इसमें होता क्या है, यहां पर मंगल जो पांडे हैं इनको जब इस चीज की वास्तविकता पता चलता है, कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि इनको फिर वहां पर जो जहां ये कारतूस बन रहे थे उस फैक्ट्री में ले जाया गया। फैक्ट्री में ले जाने के बाद में इनको पता चला कि वास्तव में जो ये चर्बी कारतूस हैं जिन पर चर्बी की बात कही जा रही है वो एकदम क्या है, सही है, बिल्कुल उसमें कोई भी गलत नहीं है। अब देखो मंगल पांडे है, अब देखो इसका विरोध क्यों था इस कारतूस का। पहले ऐसे मतलब आजकल की तरह इस प्रकार की बंदूकें या पिस्तौल नहीं होती थी कि एक बस बटन दबाया गोली चल गई, ठीक है, एक साथ 6 7 7। आजकल तो ऐसे ऐसे हथियार आ रहे हैं एक साथ मतलब AK-47 एक साथ 47 गोलियां निकलती हैं ना, पहले ऐसा नहीं था। पहले देखो इस समय में जो राइफल थी उसका नाम था, देखो यहां पर ध्यान से, एनफील्ड राइफल। कौन सी राइफल है, एनफील्ड राइफल। इस राइफल में क्या होता था, कारतूस जो डलता था
उसकी जो ऊपर कैप होती थी उसको पहले छीलना पड़ता था मुंह से, ठीक है ना, मुंह से छीलना पड़ता था। मुंह से छीलने पर वो देखो जो मांस है वो क्या है मुंह में लग गया और उससे क्या हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गया। उसे मुंह से छीलो, फिर उसमें जो बारूद है वो बंदूक में डालो और फिर वो एक मतलब तार सा आता था उससे उसको 3-4 बार ऐसे करो और उसके बाद में मतलब है निशाना लगाओ। तो इस प्रकार की लंबी प्रक्रिया थी जो ये राइफल थी इसकी, ऐसे नहीं भी सीधे गोली डाली मार दी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है, मंगल पांडे है, इसने अपनी जो ये बटालियन थी यहाँ पर आकर सभी बटालियन वासियों को, सभी लोगों को क्या कहा कि आपका धर्म भ्रष्ट करवाया जा रहा है, सभी को इसने भड़का दिया, ठीक है। और यहाँ जब अंग्रेजी अफसरों को, 2 अंग्रेजी अफसरों को पता चला कि मंगल पांडे है वो लोगों को भड़का रहा है, तो क्या किया, यहाँ पर मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए जब आए तो मंगल पांडे ने दोनों को गोलियां मार दी। एक के गोली मारी, दूसरे के गोली मारने वाले थे, एक गोली तो दूसरे के भी लग गई थी। एक पहला अफसर है वो तो क्या है ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गया, दूसरा जो है उसने एक गोली मारी, लेकिन दूसरी गोली मारने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इस राइफल में जो प्रक्रिया थी वो बहुत लंबी थी, जल्दी से गोली चलती नहीं थी, इतने में तो मतलब उसको गिरफ्तार करने का पूरा मौका सैनिकों के पास होता था, ठीक है। तो यहां पर मंगल पांडे को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है ना, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। अब देखो 8 अप्रैल तारीख क्या थी, 8 अप्रैल 1857, इस तारीख को जो मंगल पांडे है उसको क्या कर दी गई, फांसी दे दी गई, ठीक है ना। जब इस बात की जो सूचना है वो लगी कहां, कौन सी छावनी में, मेरठ छावनी में। कौन सी छावनी में, मेरठ छावनी में। तारीख थी 10 मई, ठीक है, उत्तर प्रदेश में मेरठ, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में मेरठ छावनी, 10 मई मेरठ। जब यहां के सैनिकों को पता चला ना कि हमारे को जो कारतूस दिए जा रहे हैं उनमें गाय और सूअर की चर्बी का लेप किया हुआ है, तो इन्होंने खुला विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल भी इन राइफल को नहीं चलाएंगे। तो यहाँ की जो बटालियन है उसको अनुशासनहीनता के आरोप में लंबे कारावास की सजा सुना दी, ठीक है, कि इनको ये कल को बगावत भी कर सकते हैं, तो इनको क्या जेल में डालो। तो डेट थी 10 मई को, सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया, अपने जो अंग्रेज अधिकारी हैं उनको गोली मारी और जितना भी असला बारूद था वो लूटा, और जितने भी इनके साथी थे जिनको कैद किया गया था उनको छुटाया और कहां चल पड़े, दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली चल पड़े, दिल्ली की तरफ निकल पड़े और एक नारा लगाते हुए गए थे, ठीक है। देखो दो नारे लगे थे 1857 की क्रांति में। एक तो जब क्रांति की योजना बनाई जा रही थी तब, और एक ये, और इन्होंने देखो क्या नारा लगाया, मारो फिरंगी। क्या नारा लगाया, मारो फिरंगी। 2 नारे थे, एक तो मारो फिरंगी ये मेरठ में लगा था, और एक राजस्थान में भी नारा लगा था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। यहां तो अकेला कौन सा नारा था, मारो फिरंगी, और ये राजस्थान में नारा था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। यानी कि फिरंगी किसको बोलते थे, अंग्रेजों को। अंग्रेज जहां पर भी मिले, इनका ये लक्ष्य था, जहां अंग्रेज मिल जाए वहीं उसको क्या है, मार दो और दिल्ली की तरफ चलो। अब दिल्ली में क्या था, दिल्ली है वो अंग्रेजों के अधीन था, ठीक है। दिल्ली में क्या सिस्टम था, हमने देखो पहले मुगल शासन पढ़ा था ना, अकबर, बाबर, हुमायूं, ये पढ़े थे ना, बाबर, हुमायूं ये। तो देखो इसी वंश का लास्ट मुगल बादशाह था जिसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, जो एक बूढ़ा व्यक्ति था। बताया जाता है कि ये लगभग 82 साल का था, ठीक है। यहां पर दिल्ली पर अंग्रेजों ने एक शर्त रखी थी कि बहादुर शाह जो अंतिम बादशाह है जब तक जीवित रहेगा तब तक क्या है, बादशाह रहेगा दिल्ली में, इसको पेंशन दी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में जब बहादुर शाह की मृत्यु हो जाएगी ना, तो बहादुर शाह के बेटों को और उनके पोतों को, समस्त परिवार को किला छोड़ के, दिल्ली का लाल किला ये छोड़ के जाना पड़ेगा। समस्त जो दिल्ली है, दिल्ली का किला है, वो किसके हाथ में आ जाएगा,
अंग्रेजों के हाथ में आ जाएगा। अब देखो सैनिक गए दिल्ली और दिल्ली में बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना नेता घोषित कर दिया, क्रांति का नेता। ये सबसे बड़ी भूल हुई इस क्रांति के विफल होने की। ऐसा बताया जा रहा है कि अगर इस क्रांति का जो नेता है वो तात्या टोपे होता तो शायद क्रांति क्या हो सकती थी, सफल हो सकती थी। दूसरा देखो क्रांति के विफल होने का कारण ये बताया जा रहा है कि क्रांति होनी थी 31 मई को, लेकिन हो गई कब, 10 मई को, 21 दिन पहले हो गई। ये भी एक कारण है विफल होने का बताया जा रहा है। बहादुर शाह जफर के पास जब सैनिक जाते हैं ये, ठीक है, इनके हाथ में अच्छी बंदूकें हैं, पूरा हथियार वगैरह लूटा हुआ, और जितनी भी छावनियां हैं वो रास्ते में आते हैं, उनको जलाते हुए जाते हैं। सारी बच जाता है ना जो सामान, उसको सारा जला देते हैं। एक जगह जब सूचना दूसरी जगह लगती है तो वहां भी देखो क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। तीसरी जगह लगती है सूचना तो वहां विद्रोह। इस प्रकार पूरे भारत में मतलब छावनियों में आग लगाई गई और दिल्ली की तरफ छावनियां वो आने लग गई। बहादुर शाह जफर से आग्रह किया जाता है कि आप क्रांति का नेतृत्व करें। बहादुर शाह जफर ने एक बार साफ मना कर दिया कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मैं इतना ताकतवर भी नहीं हूं, अब मुगल जो सल्तनत है वो इतनी ताकतवर भी नहीं है कि अंग्रेजों का सामना कर सके। लेकिन भारतीय सैनिकों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, पूरे देश के सैनिक हैं, वो आपके साथ हैं, फिर से हम यहाँ पर मुगल शासन स्थापित कर लेंगे, आप ही हमारे बादशाह रहोगे, अंग्रेजों को यहाँ से निकालेंगे। तो बहादुर शाह जफर के मन में भी लड्डू फूटने लग गए कि दोबारा अपने बादशाह बनेंगे, दोबारा बादशाह मुगल शासन कायम होगा। तो 82 साल की उम्र में ढंग से इसे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन इसने क्रांति का नेता होने की बात स्वीकार कर ली। ठीक है, अब देखो क्या होता है, बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता बना दिया जाता है। तो ये होगी मेरठ से, ठीक है। पहले कहां हुई, बैरकपुर, ठीक है, पश्चिम बंगाल। फिर 10 मई को मेरठ। धीरे धीरे इन सारे जो मेरठ वगैरह है इनको क्या है, अंग्रेज देखो पीछे से अंग्रेज इनको अपने कब्जे में लेते जाते हैं। अब इसके बाद देखो 4 जून 1857, ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है लखनऊ। देखो उत्तर प्रदेश यहाँ है, ठीक है ना, यहाँ, लेकिन मैं लिख रहा हूं ऐसे हूं, लखनऊ। लखनऊ में क्रांति हो जाती है। यहाँ भी सैनिक हैं वो क्या है, क्रांति कर देते हैं और अंग्रेजों की बगावतें कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, अंग्रेज हैं वो लखनऊ को पुनः क्या है अपने अंडर में ले लेते हैं। लेकिन देखो जब लखनऊ पर आक्रमण किया गया ना क्रांतिकारियों द्वारा या सैनिकों द्वारा, तो एक अंग्रेज अधिकारी था लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, क्या नाम था उसका, हेनरी लॉरेंस। इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, इसको मार देते हैं हेनरी लॉरेंस को, ठीक है। और अंग्रेजी सेना बाद में देखो इसका दमन करके लखनऊ को अपने अंडर में ले लेती है, लखनऊ को पुनः क्या कर लेती है, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेती है। कब की बात है ये, 4 जून 1857, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया, लखनऊ को अपने अंडर में ले लिया। क्रांतिकारी वहां से भागे और कानपुर, जहां पहले से ही क्रांति का बिगुल बज चुका था। तारीख है 5 जून, अगला ही दिन 5 जून 1857, कानपुर में क्रांति हो जाती है, कानपुर में क्रांति हो जाती है, ठीक है। और यहां नाना साहब को क्या है, पेशवा घोषित कर दिया जाता है। पेशवा पद अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था। आपने आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ाओ तो, ठीक है, प्लासी का युद्ध और ये पढ़े थे ना मैंने आपको बताया था कि पेशवा पद क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। आंग्ल मराठा युद्ध में तीसरे में हमने पढ़ा था, ठीक है। अंतिम जो मराठा होता है उसको पेंशन देके बिठूर भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर दोबारा से वो पद सृजित कर दिया और नाना साहब थे उनको पेशवा घोषित कर दिया। और इस कार्य में जो सबसे ज्यादा मदद की वो की तात्या टोपे, तात्या टोपे ने, ठीक है। अब देखो 4 जून को कहां पर है, लखनऊ में। 5 जून 1857 को कानपुर में क्या हो गई, क्रांति हो गई। अब देखो जून का ही महीना था 1857, जून में ये सारी घटनाएं जून में हुई। जून 1857, झांसी, कौन सी जगह है, झांसी, समझ गए होगे यहां पर कौन था नेता झांसी में, कौन था, रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका, है ना। तो देखो यहां पर झांसी को भी अंग्रेजों ने अपने अंडर में ले रखा था। रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनका गोद लिया हुआ पुत्र है वो शासक बने, लेकिन अंग्रेज कभी भी इसके लिए तैयार नहीं थे। अंग्रेज नहीं चाहते थे
कि जो गोद लिया हुआ पुत्र है वो, क्योंकि अंग्रेजों को तो हड़प नीति बना रखी, उनको तो हड़पना था, तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने भी खुला विद्रोह कर दिया। ठीक है ना, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने खुला विद्रोह कर दिया। और लेकिन अंग्रेजों ने झांसी को जल्दी ही अपने कब्जे में ले लिया। झांसी को क्या किया अंग्रेजों ने, पुनः अपने कब्जे में जल्दी ही ले लिया। और रानी लक्ष्मीबाई का साथ यहां पर किसने दिया, तात्या टोपे ने। यहां से देखो तात्या टोपे है, कानपुर से बच के निकल गया ये। जब अंग्रेजों ने कानपुर पर अधिकार किया ना, तो तात्या टोपे वहां से भाग के चला गया ग्वालियर। वहां चला गया ग्वालियर। ग्वालियर और रानी लक्ष्मीबाई भी वहीं पहुंची। रानी लक्ष्मीबाई का साथ किसने दिया, तात्या टोपे। बहुत मतलब ये योग्य व्यक्ति था। ऐसा माना जाता है कि सबसे बड़ी इतिहास की भूल ये होगी, इसको क्रांति का नेतृत्व नहीं दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था ये। ठीक है, आधी से ज्यादा जो क्रांति थी ना, उसको तो इसने क्या है अपने अंडर में कर रखा था। तो देखो ग्वालियर में अपना अड्डा इसने बनाया, किसने, तात्या टोपे ने। अब रानी लक्ष्मीबाई है वो ग्वालियर के नजदीक देखो अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए क्या है, मारी गई। ठीक है ना, 1859 में। कब है, 1858 में रानी लक्ष्मीबाई है वो क्या है, मारी गई 1858 में। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई मारी गई, लेकिन एक अंग्रेज अफसर था जिसने रानी लक्ष्मीबाई के विषय में कहा कि 1857 की क्रांति की अगर कोई मर्द है, 1857 की क्रांति का अगर कोई मर्द था तो रानी लक्ष्मीबाई ही थी। क्योंकि किसी भी मर्द ने उस तरह से मतलब लड़ाई नहीं लड़ी थी जिस तरह से क्या है रानी लक्ष्मीबाई ने क्रांति लड़ी थी। इसीलिए देखो इनको मर्दानी बोला जाता है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, इसको मर्द की संज्ञा दी थी अंग्रेज अधिकारी ने। अंग्रेज अधिकारी भी इसकी वीरता के कायल हो गए थे, किसके, रानी लक्ष्मीबाई की। अब देखो ग्वालियर से भी क्या है, जो तात्या टोपे है ये फरार होने में क्या हो गया, कामयाब हो गया। लेकिन सिंधिया जो है, ठीक है ना, कौन है, सिंधिया, उसने तात्या टोपे का साथ नहीं दिया। अंग्रेजों का भक्त होकर रहा सिंधिया, जो है सिंधिया परिवार है। ठीक है, और अपने सामंतों को कहकर सिंधिया ने तात्या टोपे को पकड़वा दिया और अंग्रेजों के हाथ में दे दिया। और अंग्रेजों ने तात्या टोपे को क्या दी, फांसी दे दी। ठीक है, सिंधिया जैसे ही बहुत सारे यहाँ पर रजवाड़े थे या जो राज्य थे जिनके कारण 1857 की क्रांति है वो विफल हो गई, और जिसके कारण भारत को आज़ाद होने में लगभग उसके बाद में भी 90 से अधिक वर्षों का समय लग गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो जितने भी जैसे बीकानेर का जो राजा था, इस प्रकार के बहुत सारे राजा थे जिन्होंने देखो सहायता भी दी थी। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी थे जिन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के राजभक्त रहने का निर्णय लिया, अंग्रेजों की सहायता की। क्रांति का कारण यही था विफल होने का कि आधे जो राज्य थे वो तो क्रांतिकारियों के पक्ष में थे, आधे रजवाड़े अंग्रेजों के पक्ष में थे। तो अंग्रेजों के पास तो पहले से भी सेना थी और यहाँ के जो शासक वो भी उनके साथ हो गए। तो अंग्रेजी जो ये क्रांति थी 1857 की विफल होने ही थी। अभी देखो क्रांति पूरी नहीं हुई है, आगे और भी घटनाक्रम है। एक बार मैं इसको मिटो देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। अब देखो जो क्रांति है वो बिहार, उसमें इसका जो प्रसार है वो कहां हुआ, बिहार में। बिहार में क्रांति जो है 1857, इसका नेतृत्व किया जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने, जिनका उम्र थी 80 वर्ष। कितनी उम्र थी इनकी, 80 वर्ष। ठीक है, बिहार में जगदीशपुर देखो जगह है, यहाँ पर 80 वर्ष है, मतलब उम्र कितनी थी, 80 वर्ष। नाम था कुंवर सिंह ने। 1858 में क्रांति का, ये मतलब इतना खास नहीं है, इतना पूछा भी नहीं जाता। अपने को तो जो याद करना है वो तात्या टोपे तक ही ढंग से याद करना है। ठीक है ना, प्रश्न उससे ज्यादा आते हैं। अब देखो यहाँ पर 1857 की क्रांति है वो अंत भी हो जाती है और विफल भी हो जाती है। थोड़ी गर्दन में आज दिक्कत है इसलिए मुड़ा नहीं जा रहा। अब देखो कई बार प्रश्न आ जाता है कि महारानी लक्ष्मीबाई है, इसको मर्द की संज्ञा किसने दी थी, मर्द किसने बताया। तो देखो नाम है, अंग्रेजी अधिकारी था ह्यूरोज। ठीक है ना, आधा है ह्यूरोज, इसने मर्द की संज्ञा दी थी। अब यहां पर हमारी 1857 की क्रांति है वो क्या होती है, पूर्ण रूप से विफल होने के बाद में समाप्त हो जाती है। ठीक है,
अब प्रश्न कई बार बनता है 1857 की क्रांति तो होगी, इसके परिणाम क्या होगी? ठीक है, 1857 की क्रांति तो कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो गई, लेकिन अब इसके क्या है परिणाम। परिणाम देखो क्या हुए, आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले अब इसके मैं आपको परिणाम बताता हूं, उससे पहले देखो एक घटना और हुई थी यहां पर, ठीक है ना। बीकानेर, देखो राजस्थान का बीकानेर है, वहां पर एक मतलब जागीरदार था, बाणिया होते हैं ना जो बाणिया, ठीक है ना, जिसका नाम क्या था अमरचंद बाडिया। बाडिया क्या होते हैं? बनिया होते हैं। देखो आपने देखा होगा लगभग जो दान दक्षिणा वाले जो काम करते हैं लगभग बाणिया ही करते हैं, ठीक है। तो यहां इसने भी क्या किया, क्रांतिकारियों को आर्थिक मदद दी थी। क्या दी थी? आर्थिक मदद, ठीक है। जिस प्रकार देखो हल्दी घाटी के युद्ध में बम्मा शाह ने महाराणा प्रताप को आर्थिक मदद की थी ना, उसी प्रकार क्या है अमरचंद बाडिया ने 1857 के क्रांतिकारियों को आर्थिक मदद दी थी। इसको द्वितीय बम्मा शाह भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्वितीय बम्मा शाह। जब इसकी सूचना अंग्रेजों को लगी ना कि जो अमरचंद बाडिया क्रांतिकारियों की सहायता कर रहा है, तो देखो इसको एक पेड़ पर फांसी दे दी गई। अंग्रेजों द्वारा अमरचंद बाडिया को एक पेड़ पर फांसी से लटका दिया गया, क्योंकि अंग्रेजी राज में अंग्रेजों का प्रतिरोध करने का मतलब था फांसी, ठीक है। अब देखो इसके परिणाम। सबसे पहले क्रांति विफल। क्रांति है वो पूर्ण रूप से क्या हो चुकी थी? विफल हो चुकी थी। और विफल होने का कारण यही था कि एक तो वो समय से पूर्व चल, मतलब 31 मई का उसका समय था, लेकिन 10 मई को ही क्या हो गई, वो प्रारंभ हो गई थी। समय से पूर्व प्रारंभ होना भी इसकी विफलता का एक कारण है, ठीक है। दूसरा देखो जो कारण है वह कंपनी के शासन का अंत। अभी तक 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी है वो शासन कर रही थी। शासन कौन सी कंपनी का था? ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो केवल व्यापार की दृष्टि से यहां पर आई थी, लेकिन बाद में उसने अपना साम्राज्य यहां पर स्थापित कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी पैक होकर कहां जा चुकी थी? अबे अपने मूल देश वापस जा चुकी थी। तो दूसरा जो इसका मुख्य परिणाम है वो था कंपनी शासन का अंत। अब फिर देखो बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह का क्या हुआ? देखो बेचारे बूढ़े आदमी के अच्छे भले दिन है वो कट रहे थे, लेकिन क्रांतिकारियों के चक्कर में आके इसने भी अपना पूरा परिवार बर्बाद कर लिया। क्या किया गया? बहादुर शाह को भी इसका अपराधी माना गया, ठीक है। और बहादुर शाह जफर के सामने ही उसके 2 पुत्र और 1 पोते को गोली से उड़ा दिया गया, गोली मार दी गई, ठीक है। और बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया जेल में, ठीक है ना। रंगून भारत में नहीं था, भारत से बाहर मतलब है रंगून है, वहां क्या है जेल में भेज दिया गया, जहां पर उसकी क्या हो गई? मृत्यु, ठीक है। लास्ट तक बेचारा बहादुर शाह जफर अंग्रेजों से मिन्नती करता रहा कि मुझे मेरे देश में भारत में ले चलो और मेरे मरने के बाद मेरे को वहीं दफनाना, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी। और जो बहादुर शाह जफर जो यहाँ का सम्राट था उसको यहीं क्या है कब्र नसीब नहीं हुई। तो अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा उसके साथ क्या किया? अत्याचार किया। उसके सामने 2 बच्चों को और 1 पोते, यानी कि 2 बेटे और 1 पोते को गोली मार दी गई। इसके बाद देखो ये बता दिया मैंने, 2 पुत्र और 1 पोते को गोली मार दी। और जिस अंग्रेज अधिकारी ने उनको गोली मारी थी या मरवाई थी उसका नाम था हडसन। क्या नाम था? हडसन। ये देखो ये लिखा हुआ हडसन, ठीक है ना। अगला जो देखो परिणाम है 1857 की क्रांति का, वह है सैनिक परिवर्तन, ठीक है। अब देखो 1857 की क्रांति के बाद में सेना में भी कुछ परिवर्तन किए गए, सैनिकों में भी कुछ परिवर्तन किए गए। क्या परिवर्तन किए गए? अब 1857 की क्रांति में जब भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया ना, तो भारतीय सैनिकों से अंग्रेज डरने लग गए, उन पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया? सेना में भारतीय सैनिकों की भर्ती बहुत ही कम कर दी। मतलब भारतीय सैनिकों की तादाद है वो सेना से घटा दी और अंग्रेजी सैनिकों की तादाद है वो बढ़ा दी, ठीक है। क्योंकि उनको भय था कि भविष्य में अगर फिर से क्रांति होती है तो अगर अंग्रेजी सैनिक ज़्यादा रहेंगे ना तो भारतीय सैनिकों को कंट्रोल कर सकते हैं, अन्यथा भारतीय सैनिक है वो कभी दोबारा भी अगर इस प्रकार ये तो मान लो विफल होगी, अगली क्या पता विफल हो या नहीं हो।
तो हमारे भारी न पड़ जाए काम। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो अंग्रेजी पुलिस वाले थे उनकी संख्या बढ़ा दी और भारतीयों की घटा दी। और पहले देखो जो रेजिडेंट वगैरह होती थी ना, 34वीं रेजिडेंट, 10वीं रेजिडेंट, वो मतलब क्षेत्र के आधार पर होती थी। अब उन्होंने क्या किया, इसको किस आधार पर बांट दिया, जाति के आधार पर रेजिडेंट भेज दी, मतलब तैयार कर दी। फिर एक अनुपात रखा गया कि अगर एक रेजिडेंट में 50 सैनिक भारतीय होंगे तो उसमें 100 अंग्रेज भी होंगे। 100 सैनिक कौन से होंगे, अंग्रेज, यानी कि भारतीयों की संख्या वो उसकी तुलना में दुगनी कर देगी अंग्रेजी सैनिकों की संख्या। ठीक है। और तो देखो सैनिक परिवर्तन में यही था कि भारतीय सैनिकों से अब उनका विश्वास हट चुका था, अंग्रेजी जो सेना है, अंग्रेजी सैनिक है, उन पर ज्यादा विश्वास वो करने लगे थे। हिंदू मुस्लिम विभाजन, अब देखो अंग्रेजों ने सोचा कि ये क्रांति हुई, इसमें हिंदुओं ने भी भाग लिया और मुसलमानों ने भी भाग लिया, हिंदू और मुसलमान दोनों ने भाग लिया। भविष्य में दोबारा अगर ऐसी क्रांति होती है और हिंदू और मुसलमान दोनों संगठित होकर मिलकर अगर अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा देंगे तो यहां से अंग्रेजों को भागना ही पड़ेगा। तो देखो दिमाग लगाया क्या किया जाए, इन्होंने दिमाग लगाया कि अगर अपने एक काम कर देते हैं, हिंदू और मुसलमानों को लड़ा देते हैं, ठीक है, आपस में उसमें फूट डाल देते हैं, तो भविष्य में ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी। तो देखो हिंदू मुस्लिम विभाजन है, धर्म के आधार पर उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में फूट डालनी प्रारंभ कर दी। फूट डालो और राज करो का सिद्धांत इन्होंने अपनाया था। अंग्रेजों को पता था कि अगर अपने को भारत में राज करना है ना, तो हिंदू और मुसलमानों को एक नहीं होने देना है। अगर ये दोनों धर्म के लोग एक हो गए ना, तो फिर अपने यहाँ राज नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले किसका मतलब इलाज कर दिया, हिंदू और मुसलमानों का। हिंदुओं को भड़काते थे मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों को जो ये भड़काते थे वो हिंदुओं के खिलाफ। जो कार्य प्रणाली आज तक हमारे देश में चली आ रही है, ठीक है ना, वर्तमान में भी ये प्रक्रिया हमारे नेता दोहरा रहे हैं। अब देखो हिंदू और मुस्लिमों का विभाजन अंग्रेजों, ये मतलब कहाँ से सीखा हुआ है, अंग्रेजों से सीखा हुआ है। फिर है रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। रानी विक्टोरिया जो थी उन्होंने एक घोषणा पत्र तैयार कर दिया जिसमें कुछ घोषणाएं की थी ताकि भविष्य में क्रांति न हो। अब वो घोषणाएं क्या थी कि जिससे भविष्य में क्या ना हो, क्रांति नहीं हो। आपको मैं बताता हूं। अंग्रेजों का मानना था, रानी विक्टोरिया का मानना था कि अपने अगर अंग्रेजों से जो भारतीय लोग हैं इनसे दोहरा व्यवहार नहीं करेंगे तो भारतीय हैं वो कभी भी क्या हमारे खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हड़प नीति थी जिसके अंतर्गत राज्यों को हड़पा जाता था, वो नियम खत्म कर दिया कि आज के बाद में किसी भी भारतीय राज्य को अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाया जाएगा, जिससे राजा क्या हो जाए, शासक जो हैं यहाँ के वो संतुष्ट हो जाए। पहला घोषणा पत्र ये किया। फिर दूसरा कि जो दोहरा व्यवहार होता है भारतीयों के साथ, भारतीयों को हीन वगैरह समझा जाता था, वो बंद कर दिया जाएगा, भारतीयों को भी समान समझा जाएगा। फिर वे सारे अधिकार जो भारतीयों से अंग्रेजों ने छीन लिए थे, वो सारे अधिकार अब भारतीयों को दिए जाएंगे। भारतीयों के सांस्कृतिक जो मामले हैं, सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं, धार्मिक इनकी जो गतिविधियां हैं, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। ये भी उस घोषणा पत्र में लिखा हुआ था, ठीक है ना। और इसके अलावा किसी भी जो सजाएं हैं वो अकेली जो ब्रिटिश सरकार है वही तय नहीं करेगी, ठीक है। तो इस प्रकार का घोषणा पत्र था जिसके बाद में कुछ दिनों तक या कुछ वर्षों तक, लंबे समय तक जो भारतीय हैं वो यहाँ पर क्या है, बिना विद्रोह किए हुए, मतलब काफी समय तक उन्होंने विद्रोह नहीं किया। फिर जो विद्रोह हुआ था 1919 के बाद में मतलब हुआ था, ठीक है, गांधी जी के आने के बाद में, वो भी अपने आगे पढ़ेंगे। और लास्ट परिणाम क्या था, ब्रिटिश शिक्षा का प्रसार, ठीक है ना। ब्रिटिश शिक्षा का प्रसार हुआ। ब्रिटिश शिक्षा के प्रसार, रानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में यह बात भी थी कि अगर ब्रिटिश शिक्षा भारतीयों को दी जाएगी, अंग्रेजी शिक्षा दी जाएगी, तो उससे दोहरा लाभ हो जाएगा। पहला लाभ यह होगा कि जो भारतीय हैं वो क्या है, अंग्रेजों से घृणा नहीं करेंगे। अगर यहाँ के बच्चों को हम शिक्षित करेंगे तो वो हमको हमारा हितैषी समझेंगे और कभी भी बगावतें नहीं करेंगे, ठीक है ना। एक तो ये। दूसरा फायदा ये हो जाएगा कि ब्रिटिश से जब मतलब कर्मचारी यहाँ बुलाए जाते थे, जो भी कर्मचारी पढ़े लिखे बुलाए जाते थे, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो बिल्कुल इंग्लिश आती ही नहीं थी, ठीक है ना, तो वो बहुत खर्चीले पड़ते थे।
ब्रिटेन के जो सैनिक यहाँ बुलाए जाते थे या फिर जो भी कर्मचारी है यहाँ कार्य करने के लिए बुलाए जाते थे, वकील मान लो या बाबू मान लो, कोई क्लर्क वगैरह, तो उनको पेमेंट ज़्यादा देनी पड़ती थी। अंग्रेज़ों ने सोचा कि अगर भारतीयों को यहाँ पर अपने अंग्रेजी शिक्षा दे देना, यहाँ शिक्षा दी जाए, तो फिर क्या होगा, अपने को यहीं पे कर्मचारी मिल जाएंगे, कम वेतन के कर्मचारी मिल जाएंगे, और भारत के लोग भी अगर उनको यहाँ अपने रोजगार देंगे तो वो भी फिर खुश रहेंगे। तो इस प्रकार की मतलब ये रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था, और कुछ परिणाम हुए जिसके बाद में कुछ सुधार भी हुए, अच्छे सुधार भी हुए कुछ, ठीक है ना, और कुछ मतलब नेगेटिव चीज़ें भी सामने आई, नकारात्मक पक्ष भी इसके सामने आए। नकारात्मक पक्ष ये आए कि लगभग हमारे जितने भी शासक हैं उन्होंने सभी ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दी। ठीक है, तो ये देखो आज का जो हमारा टॉपिक था 1857 का संघर्ष भी बोलते हैं इसको, या 1857 की क्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था ना, अमरचंद बढ़िया जिसको फांसी दी गई, कई बार बड़े बड़े मतलब एग्जामों में प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन था, तो पहला शहीद यही है, अमरचंद बढ़िया। ठीक है, या द्वितीय भामाशाह के नाम से किसे जाना जाता है, या 1857 की क्रांति की विफलता के कारण आपको पता ही है। इस प्रकार के प्रश्न इसमें कोई भी बीच में से प्रश्न बन के आ जाता है, परिणाम आ जाए, चाहे कारण आ जाए, चाहे इसका प्रचार प्रसार आ जाए, तो आपको इसमें कोई दिक्कत होने नहीं चाहिए। अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आया है, या मैं कुछ बताना भूल गया हूं आपको, कि आपको लगता है कि ये चीज़ बतानी चाहिए थी या ये सन रह गया, तो आप कमेंट करें उसमें, और कमेंट का जवाब आपको मिलेगा। तो देखो आगे एक मज़ेदार सा और टॉपिक लेके अपने कल या परसों की क्लास में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।